बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संडे टेस्ट जो कि 14 जुलाई 2024 का है, उसका केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 69 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको पता है कि अगर आप बुक में ये टॉपिक रीड करोगे तो इस टॉपिक में कई साइंटिस्टों के नाम है, बट क्रेडिट उसको जाएगा जिसने ये ऐलान किया था कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। तो नाम तो जे स्टोन ने नहीं रखा था, बट ये ऐलान किसने किया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है? जे थॉमसन ने। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, वो आपको पता है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज 9.54 10 पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। कूलम पर किलोग्राम, तो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो, 1000 ग्राम प्रोटॉन्स हो तो इन पे इतना चार्ज होगा। अगर मैं इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करूं, 1 ग्राम, तो ये 1000 पे डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बिकम 10 पावर कितना? 10 पावर 4। और अगर ये 1 मिलीग्राम प्रोटॉन हो जाएगा तो मजीद 1000 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल रिमेन 10 पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 95.4 कूलम आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में है वैल्यू ऑफ N2 फॉर पास्चन थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। तो पास्चन सीरीज जो है उसमें आपको पता है थर्ड लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन। तो N1 की वैल्यू तो इसके लिए 3 है और N2 की वैल्यू है 4, 5, 6, 7। अब ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, सेकंड और थर्ड, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो ये बी ऑप्शन आपका है। 72 क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 72 कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज। तो रिमेंबर कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। जो आपने इक्वेशन लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, तो इसमें आता है -13 12.36 किलो जॉल पर मोल। तो ये माइनस साइन आता है, तो ये माइनस साइन का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैविंग हाई मैग्नीट्यूड। 73 क्वेश्चन आपका आता है 73 क्वेश्चन में है कि स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। तो एटम का गैसियस स्टेट में स्पेक्ट्रम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होगा, लिक्विड सॉलिड में फिर कंटिन्यूटी स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 74 क्वेश्चन वो कहते हैं विच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर n की वैल्यू सब में दी है 2। तो अगर n इज इक्वल टू 2 तो फिर आपका L जो है वो 0 और 1 होगा। आपको पता है L इज इक्वल टू 0 टू n-1, तो 0 और 1 पॉसिबल है। और अगर ये 0 और 1 पॉसिबल है तो मैग्नेटिक की वैल्यू -1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है और +1, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L 0 + L। तो ये 0 के लिए तो 0 होगा, बट 1 के लिए तो ये पॉसिबल है ना कि -L। ओके, तो -1 भी ठीक है, 0 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, L के लिए 0 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, अगर n = 2। तो इसमें अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए में है n = 2, L = 1, L = 1 तो ठीक है, n = -1 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है n = 2, L = 0 पॉसिबल है और n = 0 पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी में n = 2, तो n = 2 में L = 1, तो L = 1 पॉसिबल है और n = -1 भी पॉसिबल है। और ऑप्शन बी n = 2, L = 2, तो L = 2 अगर हो, n = 2, तो L = 0, 1 तो पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। 75 करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर 3d 4s 5s। तो 3d 4s 5s ये आपको दिए, n + L वैल्यू निकालो, तो यहां आएगा 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, 5 + 0 = 5। तो इसकी एनर्जी तो दोनों से कम हो गई और इन दोनों की n + L वैल्यू बराबर, जब डिफरेंट ऑर्बिटल की n + L वैल्यू बराबर हो
तो उस सूरत में फिर जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है कि सबसे कम एनर्जी है 4s की, उससे थोड़ी बेहतर एनर्जी है 3d की, और सबसे ज्यादा एनर्जी है 5s की। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। 76 क्वेश्चन में है कि इफ वी हैव 5f and 7s ऑर्बिटल then electron will first enter into 5f 7s, तो n plus l वैल्यू निकाल दो। 5 plus 3 is equal to 8, 7 plus 0 is equal to 7। तो एनर्जी के लिहाज से हम कहते हैं कि 7s की एनर्जी कम है और 5f की एनर्जी ज्यादा है। अगर ये न्यूक्लियस हो तो 7s न्यूक्लियस के करीब होगा और 5f न्यूक्लियस से दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इनटू 7s। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 76। तो फिर ये आएगा 7s इन यहाँ तो खैर लिखा है f, बस f तो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, 7s आता है बी ऑप्शन। ओके, इसके बाद आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 77 का। तो क्वेश्चन नंबर 77 में है स्प्लिटिंग अप स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बुक में डायरेक्ट लिखा है कि स्प्लिटिंग अप स्पेक्ट्रल लाइन, यानी वो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज की जो प्राइमरी स्पेक्ट्रल लाइन है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करोगे और वो स्प्लिट होंगे, सब शेल का कंसेप्ट मिलेगा। तो उसमें जो है आपको स्टार्क इफेक्ट मिलेगा। और अगर इन सेकेंडरी स्पेक्ट्रल लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट मिलेगा और इसको कहते हैं ज़ेवन इफेक्ट। तो ये ज़ेवन इफेक्ट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन है ए, ज़ेवन इफेक्ट। 78 क्वेश्चन में है कि क्वांटम नंबर विच इज डिराइव्ड इंडिपेंडेंटली। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बोहर से भी डिराइव होता है और श्रोडिंगर से भी डिराइव होता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये श्रोडिंगर से डिराइव होते हैं बट बोहर से डिराइव नहीं होते, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, न बोहर से डिराइव होते हैं और ना श्रोडिंगर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। 79 क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम फॉलोज। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:1। तो यहां पर इस ऑर्बिटल और यहां पर आपका जो है फिर इस ऑर्बिटल। तो ये लो एनर्जी पहले बढ़ गया और फिर हाई एनर्जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। और यहां पर जो है ये दो इलेक्ट्रॉन जो है आ गए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा। अलबत्ता यहां हॉर्न्स रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए हॉर्न्स रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहां डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम फॉलोज। अच्छा, ये डज नॉट फॉलो है, फॉलो नहीं है, डज नॉट फॉलो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है हॉर्न्स रूल, क्योंकि इसमें ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, पहले 1 इज बड़ा फिर 2 इज, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑफ प्रिंसिपल है। और यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ आए तो ये कौन सा है? ये पॉली एक्सक्लूजन है। अलबत्ता यहां हॉर्न्स रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये थोड़ा सा नॉट रह गया है इसमें, ये सही तो यही है, वरना तो फिर अब वो पॉली एक्सक्लूजन दोनों ऑप्शन बनते हैं। अलबत्ता हॉर्न्स रूल इसमें नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, तो क्वेश्चन नंबर 79 में करेक्ट ऑप्शन है आपका सी है, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन में ये नॉट रह गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है रॉन्ग अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनका शेप भी बराबर हो, एनर्जी भी बराबर हो, उनका साइज भी बराबर हो, लेकिन उनका ओरिएंटेशन बराबर नहीं हो। यानी किसी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं ना, उनका शेप साइज एनर्जी बराबर होते हैं बट उनका ओरिएंटेशन बराबर नहीं होता, लाइक px py pz। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका है कि इनका सेम ओरिएंटेशन है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। 81 क्वेश्चन नंबर 81, अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डार्क स्पेसेस सेपरेटेड बाय ब्राइट लाइन। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक्साइटेड स्टेट एटम है, एक्साइटेड स्टेट गैसियस एटम है,
तो आपको पता है कि एक्साइटेड एटम में इलेक्ट्रॉन विल कम डाउन, और जब ये नीचे आएगा तो इट विल इमिट एनर्जी, और ये उसी एनर्जी को इमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब की। एंड यू नो बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एब्जॉर्ब अ फिक्स्ड एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में लेकर जा सके। तो इसका मतलब है कि इसने एक ही एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो अब इमिशन भी एक ही एनर्जी का करेगा। अगर इस एनर्जी को आप प्रिज्म से पास करो तो इट विल स्प्लिट, और यहां फोटोग्राफिक प्लेट रखो ब्लैक कलर का, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कितने रेडिएशन पड़ेंगे? सिंगल, तो इसलिए ये पूरा ब्लैक रहेगा और ब्राइट लाइंस आपको मिलेंगे। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डार्क स्पेसेस हो और ब्राइट लाइन हो, ये लाइन एमिशन की वजह से बनता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका है एटॉमिक एमिशन, बी ऑप्शन। 82 है, if p subshell has 3 electrons then how many standing waves are there in it? तो याद रखो कि p में 3 ऑर्बिटल है और तीनों डीजेनरेट है, इनमें एनर्जी शेप साइज का फर्क नहीं है। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने स्टैंडिंग वेव होंगे? एक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनकी एनर्जी बराबर है, जब एनर्जी बराबर है तो स्टैंडिंग वेव एक ही बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है फिर भी एक ही स्टैंडिंग वेव, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है एक स्टैंडिंग वेव, 5 इलेक्ट्रॉन है 6, किसी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन हो 2 3 जितने भी हो, बट उन सब की एनर्जी बराबर होती है, और जब एनर्जी बराबर होगी तो एक ही स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो बी सबशेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन हो स्टैंडिंग वेव की तादाद एक ही होगी। तो 82 क्वेश्चन में आपका आता है सी ऑप्शन, यानी 1। 83 क्वेश्चन में आओ कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल। यू नो ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। अगर ये एफ सबशेल होता तो फिर तो 14 आते, लेकिन एफ ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल मीन 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन में 2 नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, 2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, इसका फार्मूला है 2l, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल 2l+1। अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर सबशेल में ऑर्बिटल की तादाद 2l+1 है तो फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 2 × 2l+1, तो इट विल बिकम 4l+2। ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 में बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी 4l+2 यही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 में, तो 85 क्वेश्चन में है ओरिएंटेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर। तो इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन नहीं होता क्योंकि स्फीरिकल होता है, और आपको पता है कि स्फीयर में या सर्कल में डायरेक्शन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। स्फीरिकल शेप की वजह से ये वाहिद ऑर्बिटल है जिसका ओरिएंटेशन नहीं है। एफ ऑर्बिटल का तो है बट अनडिफाइंड है, बट इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है ही नहीं स्फीरिकल शेप के होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 86, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन रेडियल नोड फॉर 6d ऑर्बिटल। तो 86 में टोटल नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल, टोटल नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल ये बराबर होता है n-1, बराबर होता है n-1। और फिर आपको पता है कि आपका एंगुलर नोड्स ऑफ एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। यहां पर आपको दिया है 6d ऑर्बिटल, आपको दिया है 6d ऑर्बिटल, तो यहां टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? यहां पर टोटल नोड्स हो जाएंगे 6 - 1 इज इक्वल टू 5। टोटल नोड इसमें 5 है, और चूंकि ये d है तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहां पर एंगुलर नोड हो गए 2, एंगुलर नोड हो गए कितने? 2। तो बाकी जो है वो आपके रेडियल नोड हो गए, तो 3, तो 2 3 ये आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 86 का
लास्ट डी ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर आप ऑनवर्ड जाओ फॉर फर्दर क्वेश्चंस। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87 में है कि check to mass ratio of electron was calculated by equation। तो ये केपी वाले बुक में तो नहीं है, बट ये पंजाब वाले बुक में ये इक्वेशन है, पूरा एक्सपेरिमेंट भी है, बट ये इक्वेशन रिमेंबर कि चार्ज टू मास रेशियो का इक्वेशन है E डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, एंड ये रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इक्वेशन से चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका C 88 है प्लैंक्स इक्वेशन। तो प्लैंक्स इक्वेशन इज इक्वल टू h न्यू, बट आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है c बाई लेमडा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको ये भी पता है कि 1 ओवर लेमडा बराबर है वेव नंबर, तो h सी वेव नंबर। तो ये सारे करेक्ट पॉसिबल है, डी ऑल ऑफ दिस। 89 क्वेश्चन 89, which of the following molecule has maximum associated wavelength। तो वेवलेंथ दो टाइप का होता है, एक वेवलेंथ को सिंपल वेवलेंथ कहते हैं जो एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, और एक वेवलेंथ है जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। और डी ब्रोगली वेवलेंथ वो वेवलेंथ है विच इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल, पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ एटम मॉलिक्यूल की बात है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। और यू नो डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन है दिस वन, और अगर इससे H और C को कांस्टेंट निकालो तो वेवलेंथ और मास का क्या रिलेशन आता है, इनवर्स। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका एसोसिएटेड वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो यह ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास इन सब में से कम है, तो जिस गैस का मोलर मास, जिस मॉलिक्यूल का मोलर मास सबसे कम होगा उसका एसोसिएटेड वेवलेंथ उतना ज्यादा। किसी पार्टिकल का मास जितना कम होगा एसोसिएटेड वेवलेंथ उतना ज्यादा। तो ऑप्शन है बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 10 मीटर। तो कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है 10 मीटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लेमडा, या इट इज 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10, तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 7 हर्ट्ज। ये ऑप्शन 3 to 10 power 7, ऑप्शन नंबर सी राइट वन। 91 the wave number of third Balmer spectral line, the wave number of third Balmer spectral line। तो बाल्मर सीरीज के लिए आपको पता है n1 is equal to 2, जबकि n2 is 3, 4, 5, 6, 7। अब थर्ड बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन है तो ये आएगा। तो वेव नंबर का इक्वेशन आपको पता है हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 होता है, ठीक है। तो रेड बक्स कांस्टेंट है, 1 ओवर 1 स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, -1 ओवर 2 स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 25, 5 है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 100, तो यहां पर आएगा 25, यहां पर आएगा 4, तो द वेव नंबर इज 21 R बाई 100 पर मीटर। ये आपका ऑप्शन होगा वेव नंबर का। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 91, और क्वेश्चन नंबर 91 का जो है ओके ये आपका आता है 21A ऑप्शन आता है। 92 में अगर आप जाओ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यू नो रेडिएशन दो टाइप के होते हैं, एक एनर्जी का रेडिएशन यानी बीम ऑफ क्वांटा, और एक पार्टिकल का रेडिएशन यानी बीम ऑफ पार्टिकल।
तो इस हर वो रेडिएशन जो एनर्जी का हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जो पार्टिकल का बीम हो तो उसको नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कैथोड रे, क्योंकि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हो। 93 कहते पॉजिटिव रेस हैव मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो फॉर। तो रिमेंबर कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ positive rays, it is inversely proportional to molar mass of gas। जिस गैस का मोलर मास ऑफ गैस, जिस गैस का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा तो उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम होगा। तो हमें पूछे कि पॉजिटिव रेस हैव मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो फॉर, तो जिसका मोलर मास सबसे कम है, तो इन तीन गैसेस में सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन का है। तो सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन। और इस तरह if we have electronic transition in first five shell of hydrogen, how many spectral line will be possible? पूछते हैं कि 1 2 3 4 5, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी बारी खत्म। अब इसकी बारी है 5 6 7 खत्म, इसकी बारी है 8 9 और आखिर में ये। तो आंसर इज 10। बहरहाल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इट इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। और n is number of those shell where electronic transition can occur। and remember electronic transition कौन से शेलों में होता है? वैलेंस शेल, और जो वैलेंस की ऊपर खाली शेल है उन्हीं में स्पेक्ट्रम बनता है। वो शेल जो वैलेंस शेल से नीचे हो उनमें स्पेक्ट्रम नहीं बनता, वहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, तो उन शेलों को काउंट नहीं करोगे। तो n is number of those shell which are able to take part in formation of spectrum। और n में कौन कौन से शेल को काउंट करना है? वैलेंस शेल एंड शेल अबव इट। अब हाइड्रोजन के 5 शेल तक बात की है, तो n की वैल्यू 5 होगी, 5 into 5 minus 1 by 2, तो इट विल बी 4, तो इट विल बी 20 by 2 is equal to 10। तो ये आपका सही ऑप्शन है। प्रैक्टिकली आप डेमोन्स्ट्रेशन में आप ऐसे लिख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कि 10 स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है। 95 क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 6s, फिर है 5f, और फिर है 4d, और फिर है 7p। तो n प्लस n वैल्यू लिखो, तो इट विल बी 6 प्लस 0 इज 6, 5 प्लस 3 इज 8, 4 प्लस 2 इट इज 6, 7 प्लस 1 इज 8। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर है, तो कम से ज्यादा की तरफ जाने, तो सबसे कम एनर्जी इसकी और इसकी होगी, फिर इन वैल्यू पे डिसाइड करो। तो एनर्जी ऑफ 4d इज लेस देन 6s, एनर्जी ऑफ 6s इज लेस देन 5f इज लेस देन 7p। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कम से ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाओगे, तो ये आपका ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 96 की तरफ आओ, तो which orbital is not possible, तो इसमें ऑप्शन आपको पता है कि K में सिर्फ 1s है, L में 2s 2pa, M में 3s 3p 3d, N में फिर सारे होते हैं 4s 4p 4d 4f। इसका मतलब है कि 1p 1d 1f orbital they do not exist, 2d 2f they do not exist, 3f they do not, ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन में है 2d, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 97 क्वेश्चन नंबर 97 कहते हैं हॉर्न्स रूल डज नॉट अप्लाई टू, तो हॉर्न्स रूल ये 0s नहीं है, एस है, बस मिसप्रिंटिंग होता रहता है। तो आपको पता है हॉर्न्स रूल तब अप्लाई होगा जब डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे,
यहां पर इसमें डिजेनेट ऑर्बिटल नहीं है तो इसके लिए हॉर्न्स रूल अप्लाई नहीं होता। ए ऑप्शन है। 98 करेक्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक नंबर 24। तो क्रोमियम का एक्सेप्शनल है, तो इसका क्रोमियम 24 है, तो आखिर में बाय रूल आना चाहिए 4:2 and 3d4। लेकिन अगर यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे ऑर्बिटल के एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की जगह 5 हो जाएंगे, और 5 में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए एनर्जी का गेन बहुत कम होगा बट लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो इस लिहाज से आपका जो है करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है, वो है 4:1 और 3d5, यही इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है सी 99। क्वेश्चन 99 में क्या है कि व्हेन कार्बन एटम goes to excited state then value of L changes from dash to dash। L की वैल्यू कैसे चेंज होती है? तो कार्बन का 1:2, 2:2, 2p2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है कहां से कहां तक? 2s से शाबाश 2p में, तो यहां L की वैल्यू क्या थी? 0, और अब L की वैल्यू क्या होगी? 1। So the value of L is changed from 0 to 1. Option number C the right answer। 100 में क्या है? During Chadwick experiment न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, हीलियम का न्यूक्लियस और बेरिलियम की न्यूक्लियाई में फ्यूजन हुआ और कार्बन का न्यूक्लियस बन गया। तो यहां पर 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, तो यहां 6 प्रोटॉन आ गए, और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, हालांकि यहां पर न्यूट्रॉन जो है वो 5 है। तो यहां पर ये 5 न्यूट्रॉन में से 6 तो इधर रह जाएंगे और एक सरप्लस बाहर निकल जाएगा, और H मीन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो इस न्यूट्रॉन को हाई स्पीड से मूव कराएगा एंड फास्ट न्यूट्रॉन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो आपका ऑप्शन आता है फ्यूजन, ऑप्शन नंबर 2 बी 101 क्वेश्चन में है ट्रू अबाउट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो एनर्जी का आपको इक्वेशन पता है 101 को, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 101 को आप यहां देखो कि एनर्जी का जो इक्वेशन है En, इट इज -1312.36 किलोजोल पर मोल, और इनटू यहां पर आपके पास आता है Z²/n²। तो इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z²। मतलब ये हुआ कि अगर Z डबल होगा तो एनर्जी हाफ होगी, अगर Z डबल होगा तो एनर्जी विल बी डिक्रीज बाय 4 टाइम। अगर एटॉमिक नंबर डबल होगा तो एनर्जी विल बी डिक्रीज बाय 4 टाइम, क्योंकि स्क्वायर है, और अगर नंबर ऑफ शेल डबल होगा तो एनर्जी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन और हीलियम में ग्राउंड स्टेट का पूछा है, तो ग्राउंड स्टेट का इन तो दोनों के लिए सेम है 1 और 1, अलबत्ता Z की वैल्यू हीलियम में डबल है, और जब हीलियम में Z की वैल्यू डबल है तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन से 4 टाइम कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा हाइड्रोजन इज 4 टाइम दैट ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। 102 में है an acidic buffer can be prepared by making solution of। तो आप जानते हो एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड और उसका बेसिक साल्ट चाहिए, यानी उस वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करो। तो इसमें आपका बनता है फार्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आमतौर पे वीक एसिड है, और सोडियम फॉर्मेट मींस इन्हें OH के साथ इसने साल्ट बनाए, बेसिक साल्ट। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। 103
Question number 103. When sodium acetate is added to aqueous solution of acetic acid, its pH will be dash. तो आपको पता है कि अगर आप सोडियम एसीटेट डालते हो सॉल्यूशन में तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन, और आप जानते हो कि एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और सोडियम आयन इज अ वीक एसिड क्योंकि NaOH खुद स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड फिर वीक होगा। तो वीक एसिड या वीक बेस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट स्ट्रॉन्ग दे रिएक्ट विद वाटर। तो ये एसीटेट आयन जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एसिटिक एसिड और OH पैदा करेगा, और जब ये OH पैदा करेगा तो POH कम होगा और pH इंक्रीज करेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका है pH विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। ओके, द नेक्स्ट वन इज okay, so now the next question is 105. 105 question में है an equilibrium mixture has the following composition. आपको CO का कंसंट्रेशन भी दिया है, CO2 का कंसंट्रेशन भी दिया है, CO का कंसंट्रेशन भी दिया है, CO2 का भी दिया है, और H2O का भी कंसंट्रेशन दिया है, और H2 का भी कंसंट्रेशन दिया है। इक्विलिब्रियम पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका इक्वेशन लिखो। तो Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O प्रोडक्ट, सारे केसेस सब लगाओ, बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो ये सारी वैल्यूज जब आप लगाओगे डायरेक्ट वैल्यूज है तो Kc की वैल्यू आएगी 0.73। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, आप कर सकते हो। 106 क्वेश्चन में है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कहना चाहते हैं KF, इट इज 7.5 into 10 power minus 4 and equilibrium constant यानी Kc it is equal to 1.5 plus 1.5 है, और कहते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन फाइंड करो। तो यू नो कि Kc इज द रेशियो ऑफ Kf एंड Kr। अब ये आपको दिया है 1.5 है और Kf दिया है, फॉरवर्ड दिया है, किधर है ये, क्वेश्चन नंबर 106 है। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, सॉरी ये रिवर्स का है, और K फॉरवर्ड का मांग रहे हैं, तो Kf मांग रहे हैं और ये 7.5 into 10 power minus 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो Kf will become 1.5 into 7.5 into 10 power minus 4, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.125 into 10 power minus 3। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, C will be the right answer। क्वेश्चन 107, क्वेश्चन नंबर 107 में आओ, तो इसमें लिखा है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन यानी N2 प्लस 3H2 गिविंग मी 2 NH3, कहते ये 56 ग्राम है और ये 6.5 ग्राम है, तो ये तो 0 होगा शुरू में, ठीक है। ये हमने लिया है स्टार्ट में इन 1 लीटर वेसल, तो 1 लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज 1 लीटर, तो इसका आप मोल फाइंड करो, तो ये 56/28 2 मोल के बराबर होगा, और ये 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 डिवाइडेड बाई आप 2 करो तो इससे आपके पास क्या आएगा, कितना आएगा 3.25 मोल, और शुरू में तो फिर ये 0 मोलर होगा,
अब ये मोल को मोलर का हो, कंसंट्रेशन का हो, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलरिटी। वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल ही आपका कंसंट्रेशन हुआ। अब कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो इक्विलिब्रियम पर जो है एमोनिया पाया गया 25.5 ग्राम इक्विलिब्रियम पर। ये तो बिगिनिंग है, स्टार्ट है। जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पर ये पाया गया 25.5। इसको मोल में कन्वर्ट करो तो डिवाइडेड बाय 17 और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। तो पता चला कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो इक्विलिब्रियम पर ये पाया गया 1.5 मोलर। तो बताओ ये कितना रह जाएगा और ये कितना रह जाएगा। स्टोइकियोमेट्री से ये रेशो निकालो। आप देखो कि अगर ये 2 मोल बनेगा तो ये कितना इस्तेमाल होगा, अगर ये 2 मोल बनेगा तो ये 1 मोल इस्तेमाल होगा, और अगर ये 1.5 मोल बने तो फिर ये कितना इस्तेमाल होगा। तो इसको आप ऐसे करो कि एमोनिया के 2 मोल के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, 1। तो अगर 1.5 मोलर एमोनिया बनेगा तो इससे मल्टीप्लाई करो, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल में 0.75 समथिंग आता है। जो भी इससे आंसर आता है वो इससे माइनस करो, तो यहां पर आपके पास नाइट्रोजन रह जाएगा 1.25 यानी 0.75 ये आता है। 0.75 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और 1.25 एक्स्ट्रा रह गया। अब ऐसा ही रेशो इसके लिए भी कैलकुलेट करो कि अगर एमोनिया के 2 मोल बनेंगे तो फिर हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे, इतने। और अगर एमोनिया का 1.5 मोल बनेगा तो ये कितना होगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इससे माइनस करो, तो बाकी कंसंट्रेशन आपका रह जाएगा 1 मोलर। ये आपका आंसर आएगा फिर 1। अब आप केसी फाइंड करो, तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर 1, concentration of hydrogen power 3. Kc will be equal to 1.5 into 1.5. It will be equal to nitrogen आपका कितना है, नाइट्रोजन आपका है 1.25 और ये तो आपका 1 multiply 1 होगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 107 को तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1.8। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें आता है ए। 108 क्वेश्चन में आओ, तो 108 क्वेश्चन में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन Kp इज लेस देन Kc। तो रिमेंबर कि अगर डेल्टा n आपका 0 होगा तो Kp बराबर होगा Kc की भी, Kp बराबर होगा Kx की भी, Kp बराबर होगा Kn की भी। और अगर डेल्टा n पॉजिटिव हो तो Kp मोर देन Kc, Kp मोर देन Kx, Kp मोर देन Kn। लेकिन अगर डेल्टा n नेगेटिव हो तो Kp लेस देन Kc, Kp लेस देन Kx, Kp लेस देन Kn। ये सारे ऑप्शन होंगे। तो अब इन्होंने 108 क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन Kp इज लेस। तो हर वो इक्वेशन जिसमें डेल्टा n नेगेटिव हो, तो आपका ऑप्शन बी, आपको पता है डेल्टा n इज सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्वेशन 2 में -2 आता है, और डेल्टा n अगर नेगेटिव हो तो फिर आपका Kp कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 109 क्वेश्चन नंबर 109 में है कि फॉर द रिएक्शन दिस वन द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc इज इक्वल टू। तो रिएक्शन आपका है into +3H2 गिविंग मी 2 in H3। तो डेल्टा n की वैल्यू होगी 2 -4 इज इक्वल टू -2। तो Kp बराबर है Kc इंटू RT पावर -2, या आप लिखोगे Kp बराबर है Kc डिवाइडेड बाई RT पावर +2। अगर -2 को आप कन्वर्ट करोगे तो +2, और या उन्होंने रेशियो मांगे तो फिर तो डायरेक्ट आप लिखो Kp डिवाइडेड बाई Kc बराबर है RT पावर -2। ये आपका ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 आपका है RT पावर -2 या 1/RT पावर, अगर इसको उल्टा करो तो 1/RT पावर 2 हो जाएगा।
ये आपका सही ऑप्शन है, डी लास्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110। तो 110 में क्या है? 110 में है, which of the following statement is correct about equilibrium constant? Its value increases by increase in temperature। तो कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज, डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक सिस्टम है या एंडोथर्मिक। तो ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, ये भी उसका उल्टा है। इट्स वैल्यू मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये ऑप्शन ठीक है। आपको पता है कि किसी भी किस्म का के हो, के सी, के पी, के एक्स, के एन, KW, KSP, KB, KA, all kind of equilibrium constant, their value is changed only by temperature। तो टेम्परेचर के साथ कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, एक्सो एंडो पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आपका ये ऑप्शन है। और 111 क्वेश्चन में क्या है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन टू substances are in equilibrium. If the concentration of each is double, the equilibrium constant will be dash। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, दोनों को इक्वली चेंज करते हो तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। 112 में है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दिया है, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है कि रिएक्शन है कि N2 plus O2 2NO 4 into 10 power minus 4। In presence of a catalyst, equilibrium is attained 10 times faster than the value। आपको पता है कि catalyst has no effect upon equilibrium and catalyst has no effect upon Kc। अलबत्ता catalyst को अगर equilibrium से पहले आप डाल दो तो ये equilibrium टाइम को कम करेगा, equilibrium जल्दी आएगा, लेकिन केसी वही होगा जो विदाउट कैटलिस्ट था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वही केसी होगा, 4 into 10 power minus 4, चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। 113 क्वेश्चन नंबर 113 में है ओके फॉर द रिएक्शन इनटू O4 और कन्वर्ट्स टू 2NO और द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्लस है। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। तो ये सिस्टम आपका एंडोथर्मिक है। और आपको पता है कि हम जब भी ली शेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हम जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाता है जहां हीट एब्जॉर्ब होता हो। तो एंडोथर्मिक सिस्टम में फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब होता है और रिवर्स में हीट इवॉल्व होता है। तो एंडोथर्मिक सिस्टम का जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी द राइट वन। 114 में है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम। तो यहां पर अगर आप देखो तो 2A plus 3B and 3A plus 2B, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर हो, डेल्टा N 0 होगा एंड प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। तो यहां पर हम कहते हैं नो इफेक्ट। द ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 115 क्वेश्चन है। 115 में है A and B are gaseous substances which react reversibly to give two gaseous substances C and D accompanied by the liberation of heat, यानी exothermic है। When the reaction reaches to equilibrium, it is observed that Kp is equal to Kc। The equilibrium cannot be disturbed by। तो जब Kp और Kc बराबर हो, Kp और Kc तब बराबर होगा जब डेल्टा N 0 हो, और डेल्टा N 0 तब होगा जब अमाउंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक या सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो। और जब सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो तो प्रेशर ऐसे सिस्टम पर इफेक्ट नहीं रखेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 116 में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिएक्शन गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। तो
तो रिएक्शन ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन का मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट बहुत कम। और आपको पता है कि Kc इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये बहुत ज्यादा और ये बहुत कम होना, Kc विल बी वेरी लार्ज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंड होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यही बनेगा। 117 कहते हैं कि अगर when pressure is applied to the equilibrium system, that is ice and water, which of the following phenomena will take place? अगर ये आइस है और इसके सरफेस पर जो है थोड़ा बहुत वाटर का लेयर है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फिर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है, 0 पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब आपको पता है कि आइस का अमाउंट ज्यादा है, लार्ज अमाउंट, और वाटर का अमाउंट स्मॉल है, क्लियर है। तो यहां लीशेटलर के मुताबिक इक्विलिब्रियम सिस्टम पर जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम लार्जर अमाउंट टू स्मॉलर, तो मोर आइस विल बी मेल्टेड, यानी मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड। ये ऑप्शन लिखा इन्होंने, सी राइट आंसर। इसके अलावा 117 के बाद आप मूव करो टू द नेक्स्ट वन। Okay, question number 118 is 118. Which of the following will not change the concentration of ammonia at the equilibrium? तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर वो तो करेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्रिकली बराबर नहीं है। इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंटर रिलेटेड है। Addition of catalyst have no effect upon equilibrium and no effect upon the amounts. तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन। 119 में क्या है? Which of the following is not favorable for the formation of SO3? SO3 फॉर्मेशन के लिए कौन सा ऑप्शन फेवरेबल नहीं है? रिएक्शन तुम्हें नहीं लिखा, स्ट्रेट अवे टेस्ट आपके सामने होगा। एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी नेगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम रिवर्स में आएगा, और सिस्टम रिवर्स में आएगा तो SO3 यानी प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन। हाई टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन एंड SO3 का अमाउंट कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। 120 क्वेश्चन नंबर 120 फॉर द रिएक्शन CaCO3 if heated give me CaO and CO2। ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। आपको पता है कि लिक्विड एंड सॉलिड reactant and product of reversible action do not become part of the homogeneous mixture, therefore their concentration is taken as 1 and omitted from equilibrium constant expression। तो इसमें आप सिर्फ एक ही देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और Kp का इक्वेशन पूछा है, तो the Kp will be equal to partial pressure of carbon dioxide power 1। ये आपका होगा। तो कहते फॉर द रिएक्शन दिस वन Kp इज इक्वल टू डैश, तो यहां पर डेल्टा इन की वैल्यू आपकी 1 माइनस 0, रिएक्टेंट तो नहीं है, तो डेल्टा इन की वैल्यू क्या है 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर 1। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। Kc बस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सही ऑप्शन है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी द सेकेंड वन, ये करेक्ट ऑप्शन है। 121 ओके 121 क्वेश्चन में है if we have a saturated solution of barium chloride at constant temperature having Ksp of 32 10 power minus 12 cubic molar, concentration of chloride ion is dash। लिखा है बेरियम क्लोराइड, अगर आयनाइज करोगे तो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। 1 मोल बेरियम बनेगा 1 मोल, और 2 मोल क्लोराइड आयन बनेगा। ये इसका चार्ज होगा और ये इसका, और इन्होंने Ksp की वैल्यू दी है 32 इंटू 10 पावर माइनस 12 क्यूबिक मोलर। तो कहते व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन? तो लेट्स सॉल्युबिलिटी इज x मोलर, सॉल्युबिलिटी इज x मोलर। तो अगर ये 1 मोल सॉल्युबल होगा तो ये 1 मोल बनेगा, तो ये भी x मोलर हो जाएगा, 1:1 है।
और अगर ये 1 मोलर सॉल्युबल होगा तो ये 2 मोलर बनेगा, तो इस लिहाज से 2x मोलर। और Ksp का इक्वेशन हमें पता है, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पावर 2। तो यहां पर Ksp है 32 इंटू 10 पावर -12, ये x है और ये 2x पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो 4x पावर 3 आएगा, 4x स्क्वायर और बराबर है 32 इंटू 10 पावर -12। अगर x पावर 3 लिखो तो 4 उधर चले जाएगा और ये 8 इंटू 10 पावर -12 हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3, 8 आ जाएगा इंटू 12 पावर -12। अगर इसको मैं हटाऊंगा तो थर्ड रूट लूंगा इस तरह, और यहां भी थर्ड रूट लूंगा, तो ये तो 1/3 कट जाएगा और 2 पावर 3 इंटू 1/3 थर्ड रूट का ये मतलब है, इंटू 10 पावर -12 इंटू 1/3, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -4 मोलर। ये तो मेरे पास x हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -4 मोलर। फिर बेरियम आयन का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 पावर -4 मोलर होगा, क्योंकि ये भी x है, और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन होगा 4 इंटू 10 पावर -4 मोलर। तो करेक्ट ऑप्शन इज आपके पास 4 इंटू 10 पावर -4, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्वेश्चन में क्या है? 122 में है, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड सॉल्ट इज in saturated aqueous solution is 2 into 10 power -4 molar, what will be the Ksp? इसका उलट है कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड को आप आयनाइज करो तो स्ट्रोंशियम आयन बनेगा आपका 1 मोलर और 2 मोलर क्लोराइड आयन बनेगा। उन्होंने सॉल्युबिलिटी दी है 2 into 10 पावर -4 मोलर, तो ये 1:1 है, तो ये भी 2 into 10 पावर -4 मोलर होगा, और ये देखो तो ये 1:2 है, तो इट विल बिकम 4 into 10 पावर -4 मोलर। और अब Ksp विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड पावर 2, तो इट इज 2 into 10 पावर -4 एंड इट विल बिकम 4 into 4, डायरेक्ट लिखता हूं 16 और into 10 पावर -8, और इसको फर्दर सॉल्व करो तो 32 इंटू 10 पावर -12, और इसका यूनिट होगा मोलर और पावर 3 क्यूबिक मोलर। 32 इंटू 10 पावर -12 क्यूबिक मोलर। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड इसके साथ ये आपका खत्म हुआ, एंडेड। अगले टेस्ट में इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री ये शामिल होगी।